हेलो फ्रेंड्स। इंडिया ने न्यूजीलैंड को 1-0 से हरा के सीरीज पे अपना कब्जा कर लिया है। और न्यूजीलैंड की टीम ने पहले मैच में तो जबरदस्त टक्कर दी थी, पर दूसरे मैच में केन विलियमसन कप्तान नहीं थे, वो अवेलेबल नहीं थे, तो उससे न्यूजीलैंड की टीम बिल्कुल बिखर सी गई। और वही टीम जिसने पहले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी थी, दूसरे मैच में बिल्कुल बिखर सी गई और लगा ही नहीं कि ये वही टीम है। और न्यूजीलैंड के लिए ये सेकंड मैच तो काफी खराब रहा। सिर्फ एक ही इनके लिए अच्छी बात रही, जो अजाज पटेल ने कमाल दिखाया। एक बार इनकी टीम जो पहली इनिंग में 62 पे ऑल आउट हो गई थी दूसरे दिन ही, तो फिर तो पता लग गया था मैच तो दूसरे दिन ही ओवर हो गया था। और उसके बाद तो फॉर्मेलिटीज ही थी, पता ही था इंडिया ने जीत ही जाना है, और वैसे ही हुआ। दूसरे टेस्ट मैच में पर कई रिकॉर्ड्स बने, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था। टोटल 18 रिकॉर्ड्स बने हैं, जिसमें अजाज पटेल के भी नाम 8 रिकॉर्ड्स थे। तो वो वीडियो आप जरूर देखिए, मैं उसका लिंक भी आपको दे दूंगा एंड स्क्रीन पे। पर अब हम इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन प्लेयर्स की। इस सीरीज में जो परफॉर्मेंस रही है उसका हम एनालिसिस करेंगे। ये मेरी रिपोर्ट कार्ड होगी इंडियन प्लेयर्स की, जिसमें मैं हर प्लेयर को आउट ऑफ 10 मार्क्स दूंगा उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। और साथ ही प्लेयर्स को मैं 3 कैटेगरीज में बांटूंगा। पहली कैटेगरी होगी उन प्लेयर्स की जिन्होंने टीम में अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग किया है इस सीरीज में। और सेकंड कैटेगरी होगी उन प्लेयर्स की जिनकी पोजीशन इस सीरीज में वीक हुई है पहले के कंपैरिजन में। और तीसरी कैटेगरी होगी उन प्लेयर्स की जिनकी पोजीशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसी उनकी पहले थी तो वैसी ही अब है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं उस कैटेगरी से जिसमें प्लेयर्स ने अपनी पोजीशन को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं मयंक अग्रवाल। इस सीरीज के स्टार्ट होने से पहले मयंक अग्रवाल नंबर 4 चॉइस ओपनर थे। उनसे पहले शुभम गिल भी थे और केएल राहुल और रोहित शर्मा भी। पर क्योंकि रोहित और केएल राहुल नहीं थे इस सीरीज में, तो मयंक को ओपनिंग का मौका मिला। और पहले टेस्ट मैच में वो फेल रहे, और चांसेस ये भी थे कि दूसरे में उनको ड्रॉप कर दिया जाता। सिर्फ एक मैच के बाद ही था कि रहाणे को खिलाए या मयंक को खिलाए। पर फिर रहाणे का इंजरी का आया कि रहाणे इंजर्ड है, तो इसलिए मयंक को मौका मिला, और अब की बार मयंक ने ये मौका नहीं जाने दिया। और दूसरे मैच में बेहतरीन 150 रन मारे पहली इनिंग में, और दूसरी इनिंग में भी 65 रन मारे। तो मयंक ने टोटल इस सीरीज में मारे 242 रन, और इनकी बैटिंग एवरेज रही 60.5 की, जिसमें एक सेंचुरी थी और एक हाफ सेंचुरी। और ये दोनों ही सेकंड टेस्ट मैच में आई थी। तो मयंक की परफॉर्मेंस के लिए मैं इनको मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10 8 मार्क्स। 2 मार्क्स इसलिए कटते हैं कि ये पहले मैच में रन नहीं मार पाए थे, तो इसलिए 2 मार्क्स कटते हैं। सो 8 आउट ऑफ 10 फॉर मयंक। देन इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर है श्रेयस अय्यर, जिन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग की इस सीरीज में। ये इनके इस केस में थोड़ा सा रिवर्स रहा मयंक से। श्रेयस ने पहले मैच में रन मारे दोनों इनिंग्स में, डेब्यू पर ही सेंचुरी मारी और फिर सेकंड इनिंग्स में हाफ सेंचुरी मारी। पर दूसरे मैच में ये ठीक खेलते नजर आए, अच्छा खेलते नजर आए, पर एक बड़ा स्कोर नहीं मार पाए। थोड़ी सी स्टार्ट इन्हें दोनों इनिंग्स में मिली थी, दूसरे मैच के भी। पर दूसरे मैच में जैसे ये जो सेकंड इनिंग थी, तो मे बी उसमें टीम की तरफ से इंस्ट्रक्शंस थी कि तेज खेलना है, क्योंकि शायद टीम डिक्लेयर करना चाहती थी। तो कुछ उसी मूड में ये लगे, आते ही इन्होंने 2 छक्के भी मारे थे, पर फिर ये आउट हो गए। पर श्रेयस को भी समझना होगा कि अगर इनको टीम में बने रहना है तो कंसिस्टेंटली खेलना पड़ेगा। क्योंकि श्रेयस के केस में मुझे ऐसे ही लगता है कि अगर ये कंसिस्टेंट नहीं खेलेंगे तो टीम इनके साथ बहुत ज्यादा इनको मौके नहीं देगी। 1-2 मैचेस में फेलियर के बाद ही इन पे प्रेशर बनाने लगेंगे। तो उससे बचने के लिए श्रेयस, जैसे इन्होंने T20 वनडे में अपनी पोजीशन थोड़ी सी लूज कर दी है, तो वैसा इनके साथ टेस्ट में ना हो। उसके लिए जरूरी है कि आगे जब भी श्रेयस अय्यर को मौका मिले तो वो उसमें कंसिस्टेंट होके हर मैच में रन मारने की कोशिश करे। तो इस सीरीज में श्रेयस ने जो रन्स मारे वो थे टोटल 202 रन्स। इनकी बैटिंग एवरेज रही 50.5 की, जिसमें थी 1 सेंचुरी एंड 1 हाफ सेंचुरी। तो इनको भी मैं मयंक अग्रवाल की कैटेगरी में रखूंगा। हालांकि थोड़े से रन कम थे मयंक से, बट जो इन रनों की इंपॉर्टेंस थी वो उतनी ही थी।
पहला मैच हम श्रेयस की वजह से जीते और दूसरा मैच मयंक की वजह से। तो श्रेयस को भी मैं मार्क्स दूंगा आउट ऑफ 10 8 मार्क्स। इस लिस्ट में बैट्समैन 2 ही है जिन्होंने अपनी पोजीशन स्ट्रांग की है, और बाकी 3 प्लेयर्स और है इस लिस्ट में, वो तीनों बॉलर्स है, जिसमें सबसे पहले आते हैं अक्षर पटेल। अक्षर पटेल ने पहले भी अपना जो टेस्ट डेब्यू स्टार्ट किया था इंग्लैंड के खिलाफ तो बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और वो इन्होंने यहां पर भी जारी रखा। बॉलिंग से तो अपना कारनामा इन्होंने जारी रखा ही, 9 विकेटें ली, और इनकी बॉलिंग एवरेज इस सीरीज में रही 15.7 की, 5 विकेट हॉल भी था। पर इस सीरीज में इन्होंने बैटिंग से भी अपनी यूजफुलनेस दिखाई, अपनी ऑलराउंड स्किल्स दिखाई। तो यहां पर डेफिनेटली अक्षर पटेल ने थोड़ी अपनी पोजीशन स्ट्रांग की कि टीम इनको अगर फ्यूचर में कभी जडेजा के ऊपर भी प्रेफरेंस देना चाहे कि अश्विन के साथ अक्षर को खिलाना है, तो उनको ये लगेगा कि अक्षर पटेल अब इंटरनेशनल लेवल पर भी बैटिंग करके दिखाई है सीरीज में, तो एज ए बैट्समैन भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अक्षर ने एज ए बैट्समैन इस सीरीज में टोटल 124 रन मारे और बैटिंग एवरेज भी बढ़िया थी 62 की। तो इनको भी मैं इस सीरीज के लिए मार्क्स दूंगा 8 आउट ऑफ 10। फिर इस लिस्ट में चौथे प्लेयर आते हैं रविचंद्र अश्विन। बैटिंग से तो इस बार इतना कुछ खास नहीं कर पाए। अश्विन ने 70 रन मारे पूरे सीरीज में एट एवरेज ऑफ 23.3, पर बॉलिंग में इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। टोटल 14 विकेट्स ली। इंडिया की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये बॉलर्स थे, और पूरे सीरीज में नंबर 2 पोजीशन पे थे, अजाज पटेल नंबर 1 पे। और अश्विन की जो बॉलिंग एवरेज थी ये बहुत बढ़िया थी, बेस्ट थी इस सीरीज में, 11.35 ओनली इनकी जो बॉलिंग एवरेज थी। तो अपनी इस बेहतरीन बॉलिंग परफॉर्मेंस के लिए प्लस थोड़ा सा इन्होंने जो बैट के साथ भी कंट्रीब्यूट किया, अश्विन को मैं मार्क्स दूंगा 9 आउट ऑफ 10। और फिर इस लिस्ट में आखिरी प्लेयर है, 5th प्लेयर मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने एक ही मैच खेला, पर इसमें जो इन्होंने ओपनिंग स्मेल किया था जब न्यूजीलैंड की पहले बैटिंग हुई थी दूसरे दिन, तो उसमें जो शुरू में ही इन्होंने टॉप ऑर्डर कोई की 3 विकेटें निकाल दी, तो उस एक तरह से जो झटका लग गया न्यूजीलैंड की टीम को, तो उससे वो उभर ही नहीं पाए, और उसके बाद इनकी टीम 62 पे ऑल आउट हो गई और ये मैच फिर इंडिया आसानी से जीत गई। तो डेफिनेटली ये जो सेकंड मैच इंडिया जीती इसमें मोहम्मद सिराज का भी बहुत योगदान था, और सिराज ने कहीं पे दिखाया अपनी इस परफॉर्मेंस से कि आफ्टर बुमराह और आफ्टर शामी सिराज ही इंडिया के नंबर 3 बॉलर है। इनको जैसे पहले मैच में बाहर बिठाया गया था, उमेश यादव और ईशांत को प्रेफरेंस दी गई थी, तो सिराज ने यहाँ उमेश और ईशांत दोनों से आगे निकल के दिखाया इस अपनी परफॉर्मेंस से, और अपनी जो पोजीशन है मैं कहूंगा इसको स्ट्रॉन्ग किया है। अब ये एक नंबर 3 चॉइस हमारे बॉलर हो गए हैं, और पूरे चांसेस है कि अब साउथ अफ्रीका में भी जो पहला टेस्ट मैच होगा तो सिराज को डेफिनेटली प्लेइंग 11 में खिलाया जाएगा अलॉन्ग विद बुमराह एंड शामी। तो सिराज ने विकेटें ली टोटल 3, और इनकी बॉलिंग एवरेज बहुत कम थी, बहुत अच्छी थी, अश्विन से भी कम थी, ओनली 10.66 की। और इस परफॉर्मेंस के लिए सिराज को भी मैं मार्क्स दूंगा 9 आउट ऑफ 10। तो आप देख सकते हैं एक बार फिर से स्क्रीन पे इस लिस्ट में कौन से मैंने प्लेयर्स रखी है जिन्होंने अपनी पोजीशन टीम में स्ट्रॉन्ग की है कंपेयर टू जो इनकी सीरीज स्टार्ट होने से पहले थी। वो है मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, रविचंद्र अश्विन और मोहम्मद सिराज। और अब हम उन प्लेयर्स पे आते हैं जिन्होंने अपनी पोजीशन टीम में स्क्वाड में थोड़ा लूज की है कंपेयर टू जो इनकी सीरीज स्टार्ट होने से पहले थी। तो इसमें सबसे पहले प्लेयर आते हैं शुभम गिल। शुभम गिल इस सीरीज से पहले नंबर 3 चॉइस ओपनर थे, पर क्योंकि मयंक ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है तो मयंक इनसे आगे निकल गए है। हालांकि गिल की भी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, बहुत अच्छी भी नहीं थी, क्योंकि ये अपनी फिर से स्टार्ट्स को बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए, पर फिर भी जो 4 इनिंग्स थी तो 3 में इन्होंने रन्स मारे, और टोटल इन्होंने रन्स मारे 144 रन सीरीज में। इनकी बैटिंग एवरेज रही 36 की, 50 इन्होंने एक बार मारा, पर ये बड़ा स्कोर में फिर से कन्वर्ट नहीं कर पाए अपनी स्टार्ट्स को। तो मैं बुरी परफॉर्मेंस भी नहीं कहूंगा पर अच्छी भी नहीं थी, एवरेज परफॉर्मेंस रही। पर क्योंकि मयंक इनसे आगे निकल गए रेस में, तो शुभम गिल ने अपनी पोजीशन लूज की है। अभी ये देखना होगा कि इनको साउथ अफ्रीका के टूर पे स्क्वाड में चांस मिलता है कि नहीं, और अगर मिलता भी है तो प्लेइंग 11 में तो डेफिनेटली मेरे ख्याल से पहले मैच में तो नहीं होंगे,
तो इनको मैं अपने मार्क्स दूंगा इनकी परफॉर्मेंस के लिए 6/10। फिर इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर है चेतेश्वर पुजारा। चेतेश्वर पुजारा को दोनों मैचेस खेलने का मौका मिला, पर ये एक भी हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए। और कुछ मैचेस में इनको स्टार्ट मिली, थोड़ा इन्होंने कोशिश तो की तेज खेलने की, कुछ में फेल भी हुए, पर ये कुल टोटल सीरीज में सिर्फ 95 रन ही मार पाए। इनकी बैटिंग एवरेज फिर से कम रही, ओनली 23.75। तो मैं तो कहूंगा इनकी परफॉर्मेंस फिर से बिलो एवरेज ही रही, और इनको मैं इसलिए जो अपने मार्क्स दूंगा ओनली 3/10। सो मेरे अकॉर्डिंग ये सीरीज में फेल रहे। सो पासिंग मार्क्स 4 है मेरी रिपोर्ट कार्ड में, तो इनको 3 ही मिल पाए हैं। सो पुजारा हैज फेल्ड इन दिस सीरीज एंड अकॉर्डिंग टू माय रिपोर्ट कार्ड। और फिर इस लिस्ट में तीसरे प्लेयर आते हैं अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे सिर्फ एक ही मैच खेला उन्होंने, और दूसरे मैच से उनको ये कह के बाहर बिठाया गया कि इंजर्ड थे। अब इंजर्ड थे कि नहीं ये तो पता नहीं, शायद रिस्पेक्टफुली इनको ड्रॉप भी किया गया, शायद ये हिडन फैक्ट हो। और पहले मैच में भी जो रहाणे को कैप्टन बनाया था, तो इसके पीछे जो इनसाइड स्टोरी थी वो यही आई थी कि क्योंकि रोहित और कोहली दोनों नहीं थे, तो इसलिए रहाणे को टीम में लिया गया था। अगर ये दोनों होते तो शायद सिलेक्टर्स रहाणे को टीम में स्क्वाड में भी जगह ना देते, शायद रहाणे को ड्रॉप कर देते। तो रहाणे को मौका मिला, पर वो फिर से मौके को भुनाने में कामयाब नहीं हुए। एक ही इनिंग में इन्होंने रन मारे, दूसरे में जल्दी आउट हो गए। टोटल इन्होंने स्कोर मारा 39 रन सीरीज में। इनकी बैटिंग एवरेज रही 19.5 की। तो ये भी मेरी रिपोर्ट कार्ड में फेल होते हैं, इनको मिलती है ओनली 2/10। और फिर इस लिस्ट में चौथे प्लेयर है उमेश यादव। उमेश यादव ने इस सीरीज में हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट विकेट्स ली, पर विकेटें इनको 2 ही मिली। वो 2 ही विकेटें इंपॉर्टेंट थी, तो उस वक्त तो लगा कि ये अच्छी बॉलिंग कर रही है, अच्छी विकेटें ले रही है, पर ये और विकेट्स नहीं ले पाए, और इन्होंने फिर रन भी ज्यादा दिए, और इनकी बॉलिंग एवरेज भी पुअर रही। 55 की इनकी बॉलिंग एवरेज रही, तो यानी 110 रन इन्होंने टोटल पिटाए, जिसमें सिर्फ 2 ही विकेटें ली। और मैं ये कहूंगा इन्होंने अपनी पोजीशन लूज ही की है मोहम्मद सिराज को। हालांकि मैं सीरीज में इनको फेल तो नहीं करूंगा, इनको मैं मार्क्स दूंगा 4/10, पर फिर भी इन्होंने अपनी पोजीशन लूज की है पहले के कंपैरिजन में। और इस लिस्ट में पांचवें प्लेयर और आखिरी प्लेयर है ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा को भी जो मौका मिला तो ये अच्छा नहीं कर पाए। उस मैच में, पहले मैच में इनको कोई विकेट नहीं मिली, 55 रन इन्होंने दिए और कोई विकेट नहीं मिली। और इनकी भी पोजीशन फिर से लूज हुई है। पहले इंग्लैंड सीरीज में भी इनकी पोजीशन लूज हुई थी, कहा जा रहा था कि अब एजिंग इफेक्ट हो गया है, अब वो बात नहीं रही शांत में। और इस सीरीज में भी ये उस बात को इन्होंने थोड़ा और स्ट्रांग ही किया कि लगा कि अब मे बी इनका जो बेस्ट पीरियड है वो इनके पीछे है। तो ये भी मेरी मार्कशीट में फेल होती है, इनको मैं मार्क्स दूंगा ओनली 2/10। तो आप एक बार देख सकते हैं उन प्लेयर्स की लिस्ट फिर से स्क्रीन पे जिन्होंने अपनी पोजीशन इस सीरीज में लूज की है। शुभम गिल, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, उमेश यादव और ईशांत शर्मा। अब हम उन प्लेयर्स पे आते हैं जिनकी पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, जो सीरीज से पहले थी वही अब है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले है रिद्धिमान साहा। रिद्धिमान साहा के लिए भी कहा जा रहा था, मैंने भी कहा था कि अब थोड़ा एजिंग फैक्टर इनके साथ होने लगा है, एज ज्यादा हो गई है और हमें किसी यंग विकेट कीपर को मौका देना चाहिए। और मैं अभी भी यही कहूंगा कि एस भारत को एज ए सेकंड विकेट कीपर अब ग्रूम करना चाहिए। पर रिद्धिमान साहा को इसमें जैसे 2 मैच खेलने का मौका मिला तो इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बैट के साथ पहले मैच में तो अच्छी इन्होंने परफॉर्मेंस दी, दूसरे में इतना कुछ नहीं कर पाए। विकेट कीपिंग पहले में अच्छी थी, पर दूसरे में मैं कहूंगा एवरेज थी। कुछ इन्होंने चांसेस मिस किए, थोड़ा मुश्किल कैचेस और कुछ स्टंपिंग्स, बट ओवरऑल इनकी परफॉर्मेंस ठीक थी, अच्छी थी। पर इनकी पोजीशन में कहूंगा कि जैसे पहले थी वैसी ही रही, कोई गेम नहीं किया इन्होंने टोटल रन्स मारे 102 रन्स, बैटिंग एवरेज थी 34 की, 150 इन्होंने मारा, और इनको मैं मार्क्स दूंगा 6/10। फिर इस लिस्ट में दूसरे प्लेयर है रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने पहला मैच ही खेला, दूसरे में इंजरी की वजह से बाहर रहे। एक इनिंग में इन्होंने 50 रन मारे, दूसरे पे ये 0 पे आउट हो गए थे और विकेट्स भी इन्होंने ली।
इन्होंने मैच में 5 विकेटें ली, इनकी बॉलिंग एवरेज रही 19.4 की, और इनकी ये अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही, पर इनसे ये एक्सपेक्टेड ही था। तो जैसे इनकी पहले पोजीशन थी वैसे ही अभी रही। इनको मैं मार्क्स दूंगा 7/10। फिर इस लिस्ट में तीसरे प्लेयर है विराट कोहली। विराट कोहली सिर्फ दूसरे मैच में खेले। पहली इनिंग में ये 0 पे आउट हो गए, पर उसमें थोड़ा ये अनलकी भी रहे, कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, तो वहां पर थोड़ा सिंपथीज इनको मिल गई कि अंपायर की गलती से आउट हुए, तो उसको एक फेलियर नहीं कह सकते। बट दूसरी इनिंग में इनको फिर अच्छी स्टार्ट मिली, इन्होंने 36 रन मारे, पर उसको अगेन एक बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए जैसे एक्सपेक्टेड था। इनके कई फैंस, इंडियन फैंस चाह रहे थे कि कोहली अब अपने सेंचुरी के सूखे को पूरा करे, तो वो कोहली फिर से नहीं कर पाए। इनकी बैटिंग एवरेज रही 18 की। तो एज ए बैट्समैन तो इन्होंने कुछ गेन नहीं किया, पर मैं कहूंगा इन्होंने एज ए कैप्टन थोड़ा सा गेन जरूर किया है, क्योंकि इनके लिए पहले ऐसे कहा जा रहा था कि रहाणे विराट कोहली से ज्यादा अच्छा कैप्टन है जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया से जीत के आई थी। पर यहां पर इस सीरीज में कोहली ने दिखाया कि कोहली ही बेटर कैप्टन है। पहले मैच में रहाणे कैप्टन थे, तो रहाणे ने वहां कैप्टनसी में भी लूज किया, उनकी कप्तानी में मैच ड्रॉ रहा, और तब ये कहा जा रहा था कि कोहली अगर कैप्टन होते तो मैच इंडिया जीत जाती। और वैसा कोहली ने सेकंड मैच में एज ए कैप्टन करके दिखाया। इनकी कप्तानी में टीम ने बहुत ही वन साइडेड विक्ट्री हासिल की। तो एज ए बैट्समैन तो मैं कहूंगा थोड़ा इन्होंने लूज किया, पर एज ए कैप्टन इन्होंने गेन किया। सो ओवरऑल इनके लिए सीरीज नो गेन नो लॉस वाली रही, और इनकी एज ए प्लेयर प्लस कैप्टन एज कंबाइंड मैं परफॉर्मेंस के लिए इनको मार्क्स दूंगा 6/10। फिर इस लिस्ट में चौथे प्लेयर और लास्ट प्लेयर आते हैं जयंत यादव। जयंत यादव को एक मैच में ही खेलने का मौका मिला, सेकंड मैच में। बैटिंग से तो ये इतना नहीं कर पाए, इन्होंने टोटल 18 रन मारे एट बैटिंग एवरेज ऑफ 9, पर दूसरी इनिंग में इनको विकेटें मिल गई। हालांकि बॉलर्स की मिली थी इन्हें विकेटें, टेल एंडर्स की, पर फिर भी इन्हें विकेटें मिली। टोटल 5 विकेट्स ली इन्होंने, और इनकी बॉलिंग एवरेज भी अच्छी थी, सिर्फ 12.4 की। तो इनकी इस परफॉर्मेंस के लिए मैं इनको मार्क्स दूंगा 7/10। फिर इसी लिस्ट में दो और प्लेयर्स आते हैं जिन्हें खेलने का मौका नहीं मिला, सूर्य कुमार यादव और प्रसिद्ध कृष्णा। दोनों को ही खेलने का मौका नहीं मिला। हालांकि मेरे ख्याल से सूर्य कुमार को अगर टीम मैनेजमेंट चाहती तो दूसरे मैच में खिला सकती थी, पुजारा की जगह मौका दे सकती थी, तो एक और ऑप्शन निकल के आ जाती, पर नहीं दिया गया मौका। तो क्योंकि इन दोनों को कोई मौका नहीं मिला, तो इनको मैं कोई मार्क्स नहीं दूंगा। नो मार्क्स फॉर सूर्य कुमार यादव एंड प्रसिद्ध कृष्णा, नो रेटिंग्स फॉर देम। सो फ्रेंड्स, दिस वाज माय रिपोर्ट कार्ड फॉर इंडियन टीम, इंडियन प्लेयर्स की ये मेरी रिपोर्ट कार्ड थी। तो आप भी अपने व्यूज शेयर कीजिए, आप मेरी रिपोर्ट कार्ड से कितना एग्री करते हैं, क्या आपको ये रिपोर्ट कार्ड पसंद आई? डू शेयर योर व्यूज। ओके फ्रेंड्स,